what are pumped हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्या है? ये एक प्रकार से कहा जाए तो इन्वर्टर की तरह है। जब घर में आप इलेक्ट्रिसिटी रहती है सप्लाई, तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से आप अपने घर की बैटरी को और इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज करके रखते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाता है बाय चांस, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर को मिलने लग जाती है। इसी तरीके से एक सिंपल वे में कहा जाए तो यहाँ पर स्टोरेज है, और इस स्टोरेज को हमें नीचे की ओर लाना है, और जब ये नीचे की ओर आएगा तो यहाँ पर टरबाइन रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? आपको टरबाइन है, और ये टरबाइन मूव करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इस रीजन में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। इस रीजन में जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, और उसके बाद ये पानी नीचे वाले रीजन में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ऊपर वाले स्टोरेज से नीचे वाले स्टोरेज में पानी आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी आपको यूज़ कर ले रहे हैं, चाहे जो भी उस समय आपकी ज़रूरत है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को आपने यूज़ कर लिया। अब क्या होगा? यदि आपका दोबारा यूज़ करना है, भविष्य में पानी ज़रूरत हो सकता है, तो आपने इस समय तो जब ज़रूरत थी तो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, आपकी ज़रूरत थी, आपने इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से प्रोड्यूस किया और उसको यूज़ कर लिया। अब लेकिन दोबारा आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, इसके लिए अब दोबारा आप क्या कर सकते हैं कि इस रीजन से दोबारा आप भेजेंगे और पंप से पानी को ऊपर भेजेंगे, और पंप से भी जाकर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी आपको यूज़ करना पड़ेगा, फिर पानी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। अब जब फिर ज़रूरत होगी तो आपको पानी को नीचे लाना है। तो ये एक प्रकार से कहा जाए वो दैट इज़ अ पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट। वाई इट इज़ इन न्यूज़? तो ये न्यूज़ में क्यों है? द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज एक्सपर्ट पैनल हैज़ डिसाइडेड दैट it will not grant final clearance to pumped hydro projects proposed in the Western Ghats region without site visits। तो जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के तो उनके जो एक्सपर्ट पैनल ने डिसाइड किया है कि वो ग्रांट नहीं करेंगे किसी भी रीजन में कि वहाँ पर पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए, और वो भी स्पेशली भारत के वेस्टर्न घाट में। तो भारत का जो वेस्टर्न घाट है, ये इस रीजन की बात हो रही है कि पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इस रीजन में नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वहाँ से पूर्ण रूप से उस रीजन को वहाँ से फाइनल क्लियरेंस न मिले। विद द फ्रेजाइल इकोलॉजी ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन माइंड, दिस विल ascertain the impact of such projects on the environment। और ये श्योर है कि ये जो प्रोजेक्ट है वहाँ के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, लेकिन जब तक वहाँ के, क्योंकि वो उस रीजन की इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन है और इको सेंसिटिव रीजन है वेस्टर्न घाट हाईली, तो उस रीजन में जब तक एनवायरनमेंट का क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक वहाँ पे पम्प्ड पावर प्रोजेक्ट्स नहीं स्टार्ट होगा। अब पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि व्हाट अबाउट इट। पम्प्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स commonly referred to as pumped storage hydro projects। तो इसका मतलब है कि पंप करके आप ऊपर में ले जाएं, स्टोर करें और पानी को ऊपर ले जाकर स्टोर करें, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और फिर वहाँ से पानी की ज़रूरत हो तो फिर नीचे लाकर टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो ये एक प्रकार से पंप का मतलब नीचे से पंप करना है, नीचे वाले पानी को ऊपर, फिर ऊपर वाले पानी को जब नीचे से लाएं तो वो टरबाइन को चलाएगा, टरबाइन चलेगा तो जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। Pumped storage hydropower project serve as a large scale energy storage system that harness water to both generate and store electricity। तो ये जो है कि लार्ज स्केल पर एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, एक प्रकार से कहा जाए तो एनर्जी, पानी आपको रुका हुआ है ऊपर और जैसे ही चलाएंगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो क्योंकि आपके जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तुरंत वो पाइपलाइन में जाना चाहिए, ये नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी को कहीं पर प्रिजर्व करके बड़े बड़े बैटरियों में रख सकते हैं, तो ये प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता है। इसलिए जब ज़रूरत हो तो तुरंत आप ऊपर का पानी को नीचे छोड़ें और नीचे से जाके वो जनरेट इन इलेक्ट्रिसिटी करे, ठीक है। और
तो ये एक जो है सर्व एज अ लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये एक प्रकार का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है दैट हार्नेस वाटर टू बोथ जनरेट एंड स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी होगा और एक प्रकार का स्टोरेज भी हम ऊपर में लगा कर रखेंगे तो वो स्टोरेज के रूप में हमेशा काम करेगा। जैसे ही ज़रूरत है पानी स्टोर करके रखा हुआ, जैसे ही ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी पानी नीचे गिराने लग जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाएगा। दीज प्रोजेक्ट्स रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज यूटिलाइज्ड इन द टूडेज इलेक्ट्रिक ग्रिड। और ये देखा जाए तो बहुत बेस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो दिस प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। तो ये सबसे अच्छा है कि आप उस रीज़न के लिए एनर्जी स्टोर करके रखें और जैसे ही ज़रूरत हो यूटिलाइज इन द टूडेज इलेक्ट्रिक ग्रिड, ज़रूरत हो तो वहाँ पे प्रोड्यूस करके भेज दें इलेक्ट्रिक ग्रिड में। अबाउट इट्स वर्किंग, इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 वाटर रिजर्वायर्स लोकेटेड एट डिफरेंट एलिवेशन। ये जो सिस्टम है 2 वाटर रिजर्वायर्स से मिलकर बना हुआ है और ये दोनों ही अलग अलग ऊंचाइयों पर रखा हुआ है, एक ऊपर की ऊंचाई पर एक नीचे। allowing power generation through the flow of water from the upper to the lower reservoir which passes through the turbine। और ऊपर के रिजर्वायर जहाँ पे पानी है रखा हुआ है वहाँ से नीचे की रिजर्वायर की ओर पानी आएगा और जब वो आएगा तो इट विल पास थ्रू टर्बाइन और टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी टू पंप वाटर बैक इनटू द अपर रिजर्वायर्स रिचार्ज। अब जब नीचे से फिर और साथ में ही नीचे के रिजर्वायर से ऊपर भेजने के लिए मशीन होनी चाहिए, पंप करके वाटर को दोबारा हम अपर रिजर्वायर में भेज सकें। दिस पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फंक्शन सिमिलरली टू अ मैसिव बैटरी स्टोरिंग एनर्जी एंड रिलीजिंग इट व्हेन डिमांड अराइजेस। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ इन्वर्टर जो है करता है वैसे बहुत बड़ा बैटरी हो और जब वो एनर्जी आप लगा रहता है बैटरी इन्वर्टर में और जब उसको चार्ज होते रहता है और जब ज़रूरत होता है तो सप्लाई कर देता है। इसी तरीके से ये भी एक स्टोरेज है और जैसे ही ज़रूरत होगी पानी नीचे से ऊपर से नीचे भेजकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके टाइप्स क्या हैं? ओपन लूप, these PSH systems link a reservoir to a naturally flowing water source through a tunnel utilizing turbine पंप। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ओपन लूप में क्या होगा कि एक ऊपर में रिजर्वायर है और नीचे से ये जब पानी जा रहा है पाइप और टनल के द्वारा, टनल से ही जाते हैं बड़े बड़े टनल, उसमें बड़े बड़े टरबाइन लगे रहते हैं। जब ये पानी जाएगा तो टनल को घुमाएगा और ये जाकर नदी में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? एक नदी में। और नदी में पानी हमेशा रहता है, फिर जब ज़रूरत हो तो ये नदी का पानी पंप करके ऊपर ले आए। एंड जनरेटर मोटर फॉर वाटर मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो यहाँ पे जैसे ही पानी नीचे जाएगा तो वहाँ पर जनरेटर लगे रहेंगे, टरबाइन लगे रहेंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके ओपन लूप कहा जाता है। तो जब ऊपर का रिजर्वायर किसी नीचे के रिजर्वायर मतलब रिवर से कनेक्ट हो तो इसे हम लोग कहेंगे ओपन लूप। और क्लोज्ड लूप हम लोग देखेंगे तो दिस सिस्टम्स में क्या होगा? इंटरकनेक्ट 2 रिजर्वायर्स विदाउट एनी फ्लोइंग वाटर फीचर्स। तो अगेन एम्प्लॉइंग अ टरबाइन एंड पंप एंड जनरेटर मोटर फॉर ऑपरेशन। इसमें भी आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्लोज लूप में ऊपर में रिजर्वायर है और ऐसे जा रहा है और यहाँ पर ये टनल से पानी जा रहा है, दिस इज़ योर टनल। और यहाँ पर ये आपका रिजर्वायर 1 है और ये आपका टनल है जिससे पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर ये टनल है और ये आपका टरबाइन है। टरबाइन में आपको बड़े बड़े पंखे टाइप के लगे रहेंगे जो मूव करेगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। फिर इसके बाद ये पानी नीचे के रिजर्वायर में चला जाएगा। तो यहाँ के रिजर्वायर से ऊपर नीचे के रिजर्वायर में जा रहा है, तो ये क्लोज्ड लूप कहा जाएगा। लेकिन यदि ऊपर के रिजर्वायर से नीचे जा रहा है और यहाँ पे टरबाइन है और टरबाइन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जब जा रहा है तो वहाँ पर एक रिवर्स में जा रहा है, तो रिवर्स से और ये इस तरीके से ओपन लूप होगा। जब ये पानी को पंप करना होगा तो रिवर में तो हमेशा पानी रहता है अवेलेबल, तो ये ऐसे इस प्रकार से चला जाएगा। तो रिवर वाले सिस्टम के साथ कनेक्ट करना नीचे में उसको बोलेंगे ओपन लूप, और ऊपर भी रिजर्वायर नीचे भी रिजर्वायर जिसमें पानी रुका हुआ है इसको क्लोज लूप। इसको बेनिफिट्स इसके क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स?
यदि बेनिफिट्स की बात की जाए तो ग्रिड स्टेबिलिटी में देखा जाए तो ग्रिड जहाँ पे हमारा जो ग्रिड सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड स्टेट लेवल पे ग्रिड होते हैं जिसमें बड़े बड़े तारों से एक जगह से दूसरी जगह रिक्वायर्ड जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। तो ग्रिड स्टेबिलिटी में देखा जाए तो PSH पावर पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग ग्रिड बैलेंस ड्यूरिंग पीक डिमांड और लो सप्लाई पीरियड्स। तो कहीं ना कहीं यदि जब बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उस समय क्या किया जाएगा कि जो पावर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ये पानी को नीचे डाला जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और पिक डिमांड को कंप्लीट कर लेगा। और जैसे ही डिमांड कम रहेगा, ज़रूरत रहेगा, तो ये पानी को दोबारा यहाँ लाकर इसमें पंप करके रख देंगे हम। तो ये आपको ग्रिड की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। पिक डिमांड में आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई कर देगा और लो सप्लाई रहेगा तो यहाँ से फिर इसको ये पानी स्टोर करके ओनली रखेगा। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन देखा जाए तो ये सिस्टम दे फैसिलिटेट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इनटू द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। एक प्रकार से ये रिन्यूएबल एनर्जी है, पानी को वापस भेजे फिर ले आए, पानी को वापस भेजे फिर ले आए, तो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिसोर्स की तरह काम कर रहा है। और तो ये और दूसरा बात ये कहूँ कि जो कोल है, कोल को जलाने के बाद उससे गर्मी से पानी को उबालो, पानी उबलने के बाद जो पानी बॉयल हो जाता है तो ये क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम टरबाइन को टर्न करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस स्टीम से दोबारा आप क्या है फिर कोल नहीं बना सकते। तो जो कोल वाले जो होते हैं, जो गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, लेकिन ये जो होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है क्योंकि आप उसको दोबारा साइकिल में यूज़ कर सकते हैं। अब देखेंगे कि ये जो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है इसके चैलेंजेस क्या हैं। सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इसमें शुरू में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। रिक्वायर्स थॉरो डिज़ाइन एंड प्लानिंग, इसके लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन और प्लानिंग की ज़रूरत होगी। एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी नेविगेटेड, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल समस्याएं जो वेस्टर्न घाट में होंगी और उससे रिलेटेड जो समस्याएं होंगी उसको ज़रूर दूर करना होगा और उसको प्रॉब्लम आएंगी। PSH प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, तो ये जो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है भारत में देखा जाए, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एडवोकेटिंग फॉर एन इंक्रीज इन पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो ये पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटीज़ टू एड्रेस द वेरिएबिलिटी इन सोलार एंड विंड एनर्जी विद इन द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। यदि भविष्य में जो हम लोग धीरे धीरे विंड एनर्जी की ओर जा रहे हैं, सोलार एनर्जी की ओर आ रहे हैं और कभी इसकी कमी आई तो हमारी उस कमी को ये जो पम्प्ड स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट है ये इनको पूरा कंप्लीट कर देगा कि उसको डिमांड में। तो इसका मतलब है कि भविष्य में हम लोग इन द फ्यूचर कोल, पेट्रोलियम बेस्ड और ये सब एनर्जी प्रोडक्शन से हम लोग हटकर दूर इस पर आ जाएंगे, सोलार पे आ जाएंगे और विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब कभी कभी इसमें जब डाउन हो जाएगा इनके सप्लाई तो PSP उस समय जो है ग्रिड के डिमांड को पूरा करेगा, डिमांड में जब बढ़ेगा तो इसको पूरा कर देगा। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया CEA has assessed India's on-river pumped storage hydro potential to be approximately 103 gigawatt। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ओपन लूप वाला है जिसमें कि हायर स्टोरेज रीजन है, स्टोरेज एलिवेटेड रीजन पे ऊंचाई पर है और नीचे में वो रिवर से कनेक्टेड है, उसके थ्रू भारत में लगभग जो कैपेसिटी जो प्रोड्यूस करने के लिए है कि वो 103 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है भारत में, और स्पेशली जब रिवर से कनेक्ट हो। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has recently approved environment-related permission for pumped storage hydropower projects with a total capacity of 11.98 gigawatt. अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री ने अभी प्रोजेक्ट लगभग 12 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के लिए उन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिया है, परमिशन दे दिया है कि आप ये बनाएं। द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ऑन रिवर, वैली एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैज़ endorsed Greenko Energy's project of 3.66 gigawatt
in Sonbhadra district. जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, जो रिवर वैली को लेकर अप्रेजल कमेटी है, जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, और ये जो कहा जाए कि गवर्नमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो अपॉइंट किया गया यह कमेटी, इसने अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर जो ग्रिंको के साथ जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, इंडोर्स किया गया है ग्रिंको एनर्जीज प्रोजेक्ट के साथ 3.66 गीगावाट का। और ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जो यूपी के, आप यदि आप यूपी देखते हैं, यूपी का मैप देखते हैं, तो ये लगभग ईस्टर्न यूपी में आप जाएंगे तो ईस्टर्न यूपी में आपका इस रीजन में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे बनारस चंदौली के आसपास का रीजन है, वहाँ पर आपको सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में ये किया गया है, एंड मार्किंग इट एज द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट टू रिसीव, एंड उनको जो क्लियरेंस मिला है, ये लार्जेस्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है जो EAC एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल तैयार की जाए, कमेटी उनकी तैयार की जाए, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, जो इसको डिक्लेयर करे, क्लियरेंस दे। और ये जो दिया गया है 3.66 गीगावाट का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, और ये गिंको एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ इंडोर्समेंट है इनका। और ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है किसके द्वारा? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिकमेंडेशन बाय द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। एडिशनली 2 projects of 1.2 gigawatt each from the Sterlite Grid and Gandwari Energy in छत्तीसगढ़ have received recommendation। इसी तरह एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने 1.2 गीगावाट का 2 जगह आपको ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए आपको कर दिया है, और एक जो है जिनके साथ इंडोर्समेंट है वो स्टरलाइट ग्रिड के साथ, और दूसरी जगह है गंदवारी एनर्जी के साथ इन छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अदर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड अ 2.22 गीगावाट प्रोजेक्ट बाय ओजू सुबनश्री हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन इन अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एक दूसरा हमारा कॉरपोरेशन है जो ओजू सुबनश्री हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है, वहाँ पे 2.22 गीगावाट का एंड 1.5 gigawatt project by JSW Energy in Maharashtra which have also been approved। तो यहाँ पे एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने 1.2 गीगावाट का छत्तीसगढ़ में अप्रूव कर दिया है, और अरुणाचल प्रदेश में 2.22 गीगावाट का, महाराष्ट्र में 1.5 गीगावाट का। दिस अप्रूवल represents the most substantial batch of new technology energy storage projects sanctioned in a single action in the country। और ये एक जो नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है अब बड़े स्तर पर ये एक सिंगल एक्शन में भारत में स्टार्ट किया गया है। तो कहा जाए तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारा पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट है या पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये किस प्रकार से आने वाले भारत में 103 गीगावाट का है। लगभग हम लोग 12 गीगावाट को हम लोग प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके लिए जो हमारा एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है जो कि इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा बनाया गया है, और इन्होंने ये क्लियरेंस दे दिया है। कंसर्न रिगार्डिंग PSPs इन वेस्टर्न घाट। आपको बता दूं कि पहले ही बताया है कि जो वेस्टर्न घाट एक काफ़ी इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, यहाँ पे कई बहुत ज़्यादा स्पेसीज थे, प्लांट स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज, ये लगभग कई स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये एक लॉजिकल सेंसिटिव जोन है वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर कुछ न कंसर्न होंगे, तो देखते हैं क्या कंसर्न है रिगार्डिंग PSP प्रोजेक्ट इन वेस्टर्न घाट। द EAC noted that the Ministry of Environment, Forest, Climate Change had issued the terms of reference or initial permission for 15 PSPs in the Western Ghat region। और यहाँ पर है कि एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा है, इन्होंने ये चीज़ इशू किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस
और इनिशियल परमिशन कह सकते हैं कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि आप कितने क्या क्या गाइडलाइंस होगा, क्या क्या लोग ग्रुप इन्वॉल्व होगा, मतलब हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि आप एक समय सीमा के अंतर्गत और एक किसी बंधन के द्वारा, मतलब कि एक आपको लिमिटेशन किया रहेगा, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 15 PSPs को आपका इशू किया है इन द वेस्टर्न घाट। These preliminary permission outline the necessary scope for environmental impact and assessment studies। तो अभी जो 15 को जो किया गया है, इससे जो नेसेसरी वहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा इस प्रोजेक्ट से, उसका असेसमेंट किया जा सकता है, which are required prior to public consultation before final environmental clearance can be granted। मतलब जिससे कि वहाँ पे उस 15 PSP से लेकर जो रिक्वायर्ड जो पब्लिक कंसल्टेशन लिया जाए और फाइनल इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसके बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि बिना इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा तो लोकल पीपल विल बी अफेक्टेड। Several of these PSPs are located in villages designated as eco-sensitive areas according to the government drafted notification aimed at protecting the Western Ghats। इसमें से जो 15 PSP जो दिए गए हैं, इसमें से मैक्सिमम PSP जो है उन विलेजेस के पास है जो कि इको सेंसिटिव दे दिया गया है। तो इस कारण से उस एरिया में रियल क्लियरेंस के लिए जब तक अच्छे से नॉलेज नहीं हो पाएगा, क्लियरेंस नहीं मिल पाएगा, तब तक ये स्टार्ट नहीं किया जाएगा। ड्यू टू पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट इन दिस फ्रेजाइल रीजन, द EAC हैज़ मैंडेटेड साइट विजिट्स टू एंश्योर कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। साथ में ये भी बता दिया गया है कि यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी को, यहाँ के एनिमल्स को, यहाँ पे प्लांट्स को, फॉरेस्ट के जितने भी जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड इकोसिस्टम है, ये काफ़ी ज़्यादा इस पर संभावना है कि इसकी एडवर्स इफेक्ट पड़े, इस पर पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट पड़े। तो इसके लिए मैंडेट किया गया है कि यहाँ पर पर्सनल विजिट किया जाएगा EAC के द्वारा, और फिर उसके बाद उसका कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किया जाएगा।